हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आरती। चलिए आइए आज का वीडियो BSDAE 182 का ले लेते हैं, हिंदी भाषा और संप्रेषण, जिसमें ब्लॉक 2 संप्रेषण के विविध रूप देख लेते हैं और संप्रेषण के विविध रूप में लिखित, मौखिक एवं आंगिक संप्रेषण देख लेते हैं। एक्चुअली ये वीडियो पहले से डला था लेकिन आप लोग को मिल नहीं पा रहा था, तो इस वीडियो को मैंने डाउनलोड करके फिर से उठा के आपके लिए लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी के एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ वो वीडियो में डालूंगी, तो उन्हें आप उतना वॉच कर लीजिए, बड़े आराम से आप पास हो जाएंगे। और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए यदि नहीं जुड़े हुए हैं तो। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। आप लोग कह रहे हैं कि टेलीग्राम का लिंक जो वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, उसे थोड़ा सा आप जब टच करें, क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करिएगा तो ऑटोमेटिक आप वहां पहुंच जाएंगे। यदि ऐसा कुछ एरर है तो मैं उसे देख लूंगी, उसे मैं दूर कर दूंगी। ठीक है ना। तो चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो, लिखित, मौखिक एवं आंगिक संप्रेषण में क्या अंतर है। अच्छा हाँ, इसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा, तो संप्रेषण के विविध रूप भी पूछ सकता है, या तीनों में से कोई एक पूछ सकता है, लिखित, मौखिक एवं आंगिक में, या फिर इन तीनों में अंतर पूछ सकता है कि लिखित एवं मौखिक संप्रेषण में क्या अंतर है। तो वो सब कुछ हमने बताया है, विशेषताएं पूछ सकता है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं संप्रेषण के विविध रूप। तो चलिए देख लेते हैं संप्रेषण के मूल तत्व क्या है। संप्रेषण के मूल तत्व में से हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेंगे, बेवजह में यहाँ वहां नहीं। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की, जिन क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है, लगता है कि हाँ ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, संप्रेषण का मतलब क्या होता है। यहाँ पे संप्रेषण क्या होता है, तो अगर हम इसको बोले इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन अगर हम बोलते हैं, ठीक है ना, संचार का एक माध्यम अगर हम इसको बोले, यानी कि अपनी बातों को कहने का तरीका। ठीक है, अगर हम आपसे संप्रेषण करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो किस माध्यम से कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन बात किस तरीके से है, इनडायरेक्ट, यानी फेस टू फेस, लाइव है, मैं नहीं दिख रही हूँ, पर एक तरह से आप फेस टू फेस कह सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सुन सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हम बोल कर बात कर रहे हैं, मैं आपसे बोल कर अपनी जो प्रॉब्लम्स है, जो मेरी कम्युनिकेशन है, वो बोल कर है। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हम ओरल बोलते हैं, तो यहाँ पे संप्रेषण का मतलब होता है कि बोलकर, लिखकर या शारीरिक हाव भाव आदि के द्वारा ही संप्रेषण, कम्युनिकेशन जो होता है वो संपन्न होता है। ठीक है, और लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत तरह की कम्युनिकेशन जो संप्रेषण होता है बहुत तरह का होता है। जैसे मान लीजिए मैं इस वक्त जो है आपसे क्या कर रही हूँ, बोल के बात कर रही हूँ, तो ये बोलकर हो गया। ठीक है, लेकिन हो सकता है लाइव चल रहा है और मेरे आजू बाजू में कोई और पर्सन बैठा हुआ है, अब वो बोल नहीं सकता है। उसका रीजन ये है, वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, वो बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो आप तक वो आवाज आएगी। तो यहाँ पर वो क्या यूज करेगा, यहाँ पे वो आई थिंक्स, कुछ एक्टिंग, कुछ शारीरिक जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, शारीरिक क्रिया होती है, इशारों के माध्यम से, भाव भंगिमा जिसको हम कहते हैं ना, कुछ इशारों के माध्यम से, हाथ के माध्यम से कुछ वो बोलना चाहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, शारीरिक हाव भाव हो जाता है। या मान लीजिए वो कुछ पेन कॉपी लिख के और लिख के भी हमें कुछ बता सकता है, तो वो लिख कर हो जाएगा। तो ये होता है संप्रेषण। ठीक है, जनरली इसमें जो होती है लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि जो मनुष्य होता है तो वो जन्म लेता है, जब एक बच्चा होता है जन्म लेता है तो वो ध्वनि सीखता है, आवाज से चारों तरफ देखता है, सुनता है, फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीजें यानी संप्रेषण के माध्यम से वो जुड़ता है। तो हमारे पास जो होता है वो भाषा एक ऐसी माध्यम होती है जिसके माध्यम से, जिसके प्रयोग से हम लोगों से जुड़ते हैं। ठीक है, हम समाज से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे भाषा जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसमें, संप्रेषण में। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पे एक, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है संप्रेषण। अच्छा, कहने के तरीके इसके अलग अलग होते हैं। अच्छा, वो कैसे अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी दी हुई है कि एक महाराज थे, उन्होंने जोशी को बुलाया और पूछा कि महाराज मेरी आयु कितनी है। तो जोशी ने जवाब दिया कि महाराज आप 99 वर्ष की उम्र पूरी करके मर जाएंगे। ठीक है, 99 वर्ष की उम्र मतलब आप मर जाएंगे। ये सुनते ही राजा आग बबूला हो गया और उसने जोशी को फांसी की सजा सुना दी। अच्छा, राजा ने दूसरे जोशी को बुलाया और उससे भी यही सवाल किया। उसने जवाब दिया आप शतायु होंगे, आप 100 साल जीवित रहेंगे। इतना सुनते ही राजा प्रसन्न हो गया और उसने जोशी को 100 गांव इनाम में दिए। अब देखिए,
जोशी, दोनों जोशियों ने एक ही बात कही, लेकिन कहने के ढंग के कारण एक को दंड मिला और एक को पुरस्कार मिला। समझ गए आप? एक ने सीधे कह दिया कि आप मर जाएंगे इतने साल में, 99 के वर्ष में मर जाएंगे, राजा गुस्सा हो गया, दंड मिल गया। एक ने कहा आप शतायु होंगे, शतायु का भी मतलब तो वही होता है ना कि 90 या 100 साल की उम्र को पार कर लेना, तो उसने कहा 99 वर्ष की उम्र पूरी करके मर जाएंगे, और उसने भी वही कहा आप शतायु होंगे। राजा बहुत खुश हो गया, मतलब बहुत लंबी आयु मेरी हो जाएगी। तो ये जो कम्युनिकेशन संप्रेषण होता है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है कहने, समझने और सुनने के ढंग पे, ठीक है ना, कि हम जो कह रहे हैं सामने वाला उसी को समझे, ठीक है। तो यहाँ पे संप्रेषण का अर्थ हमने आपको अपने लैंग्वेज में बता ही दिया है। और संप्रेषण जो होता है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कान, आंख, हाथ और जो शरीर होता है, शरीर के जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और इन सभी में जो होता है वो भाषा यानी लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट होती है। और ये संप्रेषण जो होता है कम्युनिकेशन हमारे लाइफ में जब से हम जन्म लेते हैं जब तक हम मरते नहीं है तब तक ये चलता रहता है, ठीक है। तो संप्रेषण क्या है? एक संवाद है, संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का। आप संप्रेषण हमसे करना चाह रहे हैं तो आप लाइव में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात यदि लाइव नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम के माध्यम से या फिर चैनल पे कमेंट्स करके हमसे कोई बात पूछना चाह रहे हैं, अपनी भाषा अपनी प्रॉब्लम को समझा रहे हैं, तो क्या है? संप्रेषण ही तो है ना। तो बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर एक दूसरे तक हम अपनी बात पहुंचाते हैं, दूसरों की बात समझते हैं और समझाते हैं, संप्रेषण कहलाता है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब संप्रेषण के यहाँ पे विविध रूप देख लेते हैं। क्या संप्रेषण के विविध रूप जो है वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले इसमें मौखिक संप्रेषण आता है, ठीक है। मौखिक संप्रेषण सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, संप्रेषण में सबसे ज्यादा मौखिक संप्रेषण यूज किया जाता है, ठीक है। मौखिक संप्रेषण यानी बोलकर, जैसे मैं इस वक्त आपके सामने हूं तो मेरा आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो माध्यम लैंग्वेज है, लेकिन क्या है? मौखिक है, ओरल है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो भाषा इसका मूल आधार होता है, किसका? मौखिक संप्रेषण का। जैसे हम सुबह होते हैं, सुबह उठते हैं, मौखिक संप्रेषण शुरू कर देते हैं, आपकी मम्मा आपको जगाना शुरू कर देती है ना, पेरेंट्स यही कहते हैं ना, उठो इतने बज गए, अभी तक उठा नहीं, उठ भी गए तो बिस्तर में लेटे हो, कहीं यहाँ कहीं वहां, ब्रश कर लो, चाय पी लो, यही चलता रहता है। तो क्या होता है? मम्मा अभी तो स्कूलें बंद है, कॉलेज स्कूल जब शुरू होते हैं तो प्लीज जल्दी से नहा लो, जल्दी से स्कूल जाना है, ब्रेकफास्ट कर लो, ये सभी चीजें क्या है? तो जब से हम उठते हैं और रात तक जब तक हम सोने नहीं जाते हैं तो ये कम्युनिकेशन चलता रहता है, किसका? ओरल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संप्रेषण का, ठीक है। तो बोलना भी एक कला है, ओके, ठीक है ना। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बोलिए तो सोच समझ कर बोलना चाहिए, ताकि जो सामने वाला है, जो सुन रहा है, वो प्रसन्न हो जाए। और कबीरदास ने से लिखा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए, है ना। ऐसी वाणी प्रयोग कीजिए कि क्या हो जाए कि सुन के उसे हम भी अपना आपा खो दें और आप भी शीतल हो जाइए, यानी प्रसन्न हो जाइए और दूसरा भी प्रसन्न हो। तो जब यहाँ पे मौखिक संप्रेषण होता है तो वहां पे किन चीजों को ध्यान रखना जरूरी होता है, किन बातों को? ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। शब्दों, वाक्यों का चुनाव, यानी आप जो बोल रहे हैं, आपने जिन शब्दों, जिन वाक्यों का चुनाव किया है उस पर असर पड़ना चाहिए, ठीक है ना। कैसे? जैसे डॉक्टर, क्या सारी दवाइयां समाप्त हो गई? मरीज अभी कैसे खत्म हो सकती हैं? अब यहाँ पे जो है मरीज ने डॉक्टर के प्रश्न का जवाब तो नहीं दिया ही नहीं, उसने डॉक्टर को नाराज भी कर दिया। डॉक्टर्स ने सीधे पूछा कि क्या सारी दवाइयां समाप्त हो गई? आंसर हो सकता था हाँ हो गई या नहीं हो सकती, लेकिन उसने कह दिया अभी कैसे खत्म हो सकती है ना। तो यहाँ पे रॉन्ग संप्रेषण जो है वो जा रहा है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है दोनों जन के बीच में वो गलत हो रहा है, ठीक है। और जब तक आप ऐसे बोलेंगे कि अभी कैसे खत्म हो सकती है, तो डॉक्टर मरीज के आगे के इलाज के बारे में क्या सोचेगा? यही सोचेगा ना, जब तक फिर वही बोलेगा कि दवा खत्म हो जाने दीजिए फिर आप आइए। तो यहाँ पे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना संप्रेषण में वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। फिर आवाज, आवाज में आपकी आवाज में नम्रता होनी चाहिए, या फिर जोर जोर से बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग बहुत धीमे बोलते हैं या फिर जोर जोर से बोलते हैं, तो इसका असर भी श्रोता पर पड़ता है। यदि आप आक्रामक ढंग से बोलेंगे तो सुनने वाला नाराज होगा। यदि कोई ग्राहक किसी दुकान पर जाता है, आप जाते हैं और आप दुकानदार से बोलते हैं, या मान लीजिए दुकानदार ही आपसे उल्टा बोल देता है कुछ तेज आवाज में, या कुछ आपने मांगा उसने उल्टा सीधा बोल दिया, तो आपको गुस्सा आएगा, तो आप तो सामान भी नहीं लोगे उसके यहाँ। तो इसीलिए यहाँ पे आवाज को भी वेरी इंपॉर्टेंट रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आवाज जो है वेरी इंपॉर्टेंट होती है, विनम्रता के साथ में। और जैसे हम बोलते हैं ना कि जिस कंडीशन में आप हैं, आप जैसे कि यदि आप जैसे कोई सामान मांग रहे तो रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा धन्यवाद के रूप में, सामान लेने के बाद आप धन्यवाद भी बोल दीजिए। फिर स्वर, स्वर भी जो होता है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे
इधर आओ। अब इधर आओ बोलने के तरीके सुनने वाला समझ जाए कि आप उसे प्यार से बुला रहे हैं या आप उससे नाराज हैं। जैसे इधर आओ तो गुस्से में है, और प्यार से बोलेंगे इधर आओ तो क्या हो जाएगा, प्यार से है। तो यहाँ पे स्वर भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं आंगिक संप्रेषण। अभी हमने मौखिक संप्रेषण देखा, फिर मौखिक के बाद आंगिक संप्रेषण होता है, जो मैंने आपसे कहा। आंगिक का मतलब होता है जो हमारे बॉडी में इतने सारे पार्ट, जैसे आंख, कान, हाथ, पैर, इन सभी चीजों का जब हम अपनी बात को कहने के लिए यूज करते हैं, इन्हें आंगिक संप्रेषण कहते हैं, ठीक है ना। ये गैर शाब्दिक होता है या अमौखिक संप्रेषण भी आप कह सकते हैं, यानी बिना बोले अपनी बातों को आंख के द्वारा, ठीक है, या हाथ के द्वारा, भाव भंगिमा के द्वारा आप उसको कह सकते हैं। कहना ही आंगिक संप्रेषण कहलाता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आंगिक संप्रेषण यानी अंगों का जब हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब ये गैर शाब्दिक आंगिक भी होता है और अमौखिक संप्रेषण भी होता है, ठीक है ना। गैर शाब्दिक का मतलब, शब्द का मतलब जब हम कह के किसी चीज को कहते हैं, बोल के, तो वो शब्द से हो जाता है। और गैर का मतलब बिना बोले, तो हम बिना बोले आंख का, हाथ का, पैर का, अपने बॉडी का, अपने एक तरह से व्यक्तित्व का जब हम प्रदर्शन करते हैं तो वो गैर शाब्दिक आंगिक संप्रेषण होता है, ठीक है ना। और अमौखिक यानी उसी को बिना बोले हुए। तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा माइंड में आप रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। शारीरिक संप्रेषण जो होता है वो भी हमारी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होता है। जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं, ठीक है, बिना पूछे ही कमरे में प्रवेश कर जाते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के सामने आप जाते हैं, बड़ा अधिकारी है, आपके प्रिंसिपल हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आते हैं और आप चुपचाप बैठे रहते हैं, आप खड़े भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये आप एक तरह से बिना कुछ कहे हुए अपने व्यवहार को बता रहे हैं कि आप में डिसिप्लिन नहीं है, बड़ों के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए वो आप में नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है आंगिक संप्रेषण, अंग के माध्यम से। या फिर आप बैठने का तरीका इतना गलत आपका होता है कि टीचर को बोलना पड़ता है कि आप अच्छे से बैठिए, ठीक है ना, या किसी अधिकारी को बोलना पड़ता है कि आप अच्छे से बैठिए। तो ये व्यक्तित्व के बारे में, हम अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं सामने वाले को, चाहे अधिकारी हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नहीं सामने वाले व्यक्ति को, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आंगिक संप्रेषण, ठीक है। जैसे छोटी छोटी बातों में मुंह बना लेना, फैमिली, हमारे मम्मी पापा ये कुछ बोलते हैं, हम तो उसमें मुंह बना ले, बिना बोले ही उनको जवाब दे देते हैं, सिर हिला के ना या फिर हाँ। होता है, हम लोग के साथ होता है जनरली ऐसा, किसी को भी। तो ये आंगिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है, बिना बोले ही जवाब दे देना, ठीक है ना। और आंखें जो होती हैं आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम होती है, ठीक है। जब कोई प्रसन्नता होती है, हम खुश होते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी आंखें हंस रही हैं, ठीक है ना, कि उसकी आंखें गुस्से से लाल। तो जब हम गुस्से होते हैं तो क्या होता है, गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हम बोल देते हैं कि उसकी आंखें बहुत लाल थी, वो बहुत गुस्से में था, यानी आंखें लाल हो गई, तो हम समझ गए कि वो गुस्से में है, वो क्रोधित है। तो क्या हुआ, ये बिना कहे उसके हम समझ गए, यानी आंगिक संप्रेषण है, ठीक है ना। तो हंसते हैं कभी तो भी आंसू निकलते हैं, रोते हैं तो भी आंसू निकलते हैं, लेकिन हम चल जाता है, वो हमें पता चल जाता है कि किस वजह से आंसू निकले हुए हैं, ठीक है ना, दुख के हैं या फिर खुशी के हैं। तो ये आंगिक संप्रेषण हुआ। अब लिखित संप्रेषण देख लेते हैं। अभी हमने देखा आंगिक संप्रेषण यानी कि अंगों के माध्यम से देखा, अब यहाँ पे लिखित संप्रेषण हो गया, यानी जब हम लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो क्या होता है, लिखित संप्रेषण होता है। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, ठीक है ना। जैसे पत्र आदि के माध्यम से हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आजकल ईमेल वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, या फिर चैट वगैरह के माध्यम से हम अपनी बातें लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो लेखक जो होता है वो कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास के माध्यम से अपनी बातें जो है पाठकों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। तो लिखना क्या है, लिखना एक कला है और योजनाबद्ध ढंग से लिखकर अपनी बात सही ढंग से प्रेषित कर सकते हैं। तो लिखकर अपनी बात को सही ढंग से लिखकर संप्रेषित करना है, ठीक है ना, योजनाबद्ध तरीके से। तो ये लिखित संप्रेषण हो गया। अच्छा, लिखित संप्रेषण में 5 शब्दों का ध्यान रखा जाता है। जब भी आप कोई चीज किसी के लिए लिखते हैं तो 5 चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, लिखित संप्रेषण को पूछ सकता है वो कि लिखित संप्रेषण से आप क्या समझते हैं और इसके 5 तत्व कौन कौन से। आप अंग कह लीजिए, शब्द कह लीजिए या तत्व कह लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो लिखित में सबसे पहला आता है क्या। क्या, अब क्या का मतलब आप
क्या संदेश भेज रहे हैं, लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं भाई। लेटर भी होते हैं तो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो लेटर भी आप लिख रहे हैं तो किस तरह का लेटर लिख रहे हैं, या आप रिपोर्ट कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, कहानी, उपन्यास, नॉवेल, लेखन, राइटिंग क्या कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है क्या, यानी क्या है आप लिख रहे हैं, आपका मकसद लिखने का क्या है, आप क्या चीज बताना चाह रहे हैं ना। तो ये क्या से मतलब यहाँ पे होता है विषय का निर्धारण कर लेना, आपका सब्जेक्ट क्या है। तो क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों, क्यों का मतलब होता है कि जब हमने सब्जेक्ट एक चूज कर लिया, हमने एक विषय निर्धारित कर लिया क्या, तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्यों, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमारा लेटर लिखने का उद्देश्य क्यों है। हालांकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्यों ही आएगा, क्योंकि लेटर हम किस मकसद से लिख रहे हैं। किसी को हम इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, या किसी से हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी को हम फीडबैक देना चाह रहे हैं, या किसी को हम समझाना चाह रहे हैं। तो सूचित करना, निवेदन करना, पुष्टिकरण करना या समझाना, ये मकसद होते हैं लेटर लिखने के। तो क्यों लेटर लिखा ना, अब जनरली तौर पे आप स्कूल में लेटर लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, तो आप वहां पे क्या कर रहे हो, आप वहां पे निवेदन कर रहे हो स्कूल में कि आपको जो छुट्टी है वो ग्रांट की जाए, प्रदान की जाए, ठीक है। फिर कौन है, अब कौन का मतलब किसके लिए, आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो किसके लिए, यानी संदेश प्राप्तकर्ता कौन है। अब लेटर तो लिख दिया ना हमने, लेटर तो लिख दिया, लेकिन किसके लिए लिखा है, स्कूल के लिए लिखा। संदेश प्राप्तकर्ता कौन है, स्कूल हो गया हमारा, ठीक है ना, विद्यालय हो गया, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज हो गई, ठीक है ना। तो एक पहले सब्जेक्ट निर्धारण करते हैं क्या, फिर क्यों आता है, उसका एक उद्देश्य जो होता है वो लिखा गया, आपका भाव क्या है लिखने का, और भाव के बाद आप किसको लिख रहे हो ये कौन में आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सभी पत्र लेखन की शैली जो होती है वो अलग अलग होती है। आप ऑफिशियली लिखोगे तो अलग होगी, फिर आप अपनी फैमिली के लिए लिखोगे तो अलग होगी, फैमिली में भी फ्रेंड के लिए लिखोगे तो उसकी शैली, जो उसकी राइटिंग, उसकी लैंग्वेज होती है अलग होगी। लेकिन वहीं पे आप अपने मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए लिखोगे तो उसकी जो शैली है, लिखावट है, वो जो शब्द लिखोगे, चूज करोगे, वो अलग होगा, ठीक है। तो कौन आ जाता है इसके अंतर्गत। फिर कब, कब में जो है दिन और तारीख होती है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे हम ऑफिशियली लेटर लिखे चाहे नॉन ऑफिशियली लिखे, लेकिन वहां पे दिन और तारीख तो हम 100% डाल ही देते हैं, ठीक है ना। तो कब आ जाता है। फिर कैसे, कैसे का मतलब ये होता है कि आपकी लेखन शैली कैसी है, आपका लिखने का जो तरीका है वो कैसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो लेटर लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और क्या लिख रहे हैं। तो यदि आप किसी ऑफिस के लिए लेटर लिख रहे हैं तो आपकी लिखने की शैली अच्छी होनी चाहिए, तरीका अच्छा होना चाहिए, वर्ड अच्छे यूज होने चाहिए, ऑफिशियली वर्ड, ताकि पढ़ने वाला उस चीज को समझ सके और आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर सके। लेकिन वहीं पर जब आप अपने फ्रेंड को लिखते हैं तो किसी भी लैंग्वेज में आप लिख दीजिए, डोंट माइंड, वो माइंड भी नहीं करेगा, वो समझ रहा है ये मेरा फ्रेंड है, तो किसी भी लैंग्वेज में चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाषा वेरी इंपॉर्टेंट होती है, शैली वेरी इंपॉर्टेंट होती है कैसे के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अब ये हो गया हमारा लिखित का, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लिखित हो गया। अब ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, संचार माध्यम देख लेते हैं। अब संचार माध्यम क्या कहलाता है, ये तो हमारा हो गया संप्रेषण, संप्रेषण के हमने सभी प्रकार ले लीजिए। अब संचार माध्यम का मतलब होता है कि संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है, संचार यानी कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं, संप्रेषण भी वही होता है और संचार भी यहाँ पे वही होता है, लेकिन किसके माध्यम से, तो रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, होर्डिंग, बिल, पैम्फलेट, इंटरनेट आदि जो होते हैं संचार माध्यम कहलाते हैं, ठीक है। जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं। तो संप्रेषण का मतलब यहाँ पे आदान प्रदान से हो गया, संचार का मतलब माध्यम एक कौन सा होना चाहिए जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू से हम चीजें अपनी भेज सकें। आप ईमेल भेज रहे हो, संप्रेषण हो गया, लेकिन आप किसके माध्यम से भेज रहे हो, तो आप इंटरनेट के माध्यम से भेज रहे हो, तो वो क्या हो गया, संचार हो गया, ठीक है ना। आप लेटर भेज रहे हो, संप्रेषण कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो, लेकिन किसके माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के डाकिये के माध्यम से। तो ये होता है। और रेडियो जो होता है, रेडियो आवाज के माध्यम से जन जन तक संचार का संप्रेषण करते हैं। इसी तरह से टेलीविजन, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो सभी चीजें होती है संचार के संप्रेषण के सशक्त माध्यम है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि संप्रेषण के सशक्त माध्यम कौन कौन से हैं, लिखिए, ठीक है ना। संप्रेषण के
सशक्त माध्यम है, संप्रेषण के माध्यम कौन कौन से हैं, संप्रेषण संचार के माध्यम कौन कौन से हैं आपको लिखना होगा। तो यही होगा पत्र, होर्डिंग्स, पैफलेट, बिल, इंटरनेट, टेलीविजन, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो, ये सभी इसके माध्यम के अंतर्गत आते हैं। जो कि क्वेश्चन भी यहाँ पे देखिए आगे आपको मिल जाएगा कि मौखिक संप्रेषण की विशेषताएं बताइए, जो ऊपर हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। आंगिक संप्रेषण के 3 प्रकार का उल्लेख कीजिए, जो जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, और लिखित संप्रेषण में क्या, क्यों, कौन, कब, कैसे से क्या तात्पर्य, देखिए जस्ट अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, वही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत जरूरत होती है, संप्रेषण का प्रयोजन क्या होता है, प्रयोजन का मतलब होता है किस काम से संप्रेषण, आदान प्रदान जो होता है तो किस काम से होता है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, वो अकेला रह नहीं सकता है। सोचिए, तो सीधी सी बात है, समाज में रहता है तो समाज से जुड़ेगा, जब समाज से जुड़ेगा तो लोगों से जुड़ेगा, लोगों से जुड़ेगा तो उसकी जरूरतें जो है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ेगा, अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा। और वहीं पर सबसे पहले व्यक्तिगत जरूरत होती है, खाने पीने रहने के लिए व्यक्तिगत जरूरत होती है, इसमें वो संप्रेषण करता है, ठीक है। फिर व्यक्तिगत संबंध होते हैं, नात, रिश्तेदार, मित्र, पहचान वाले होते हैं, ठीक है ना। तो वो लिखित भी करता है और मौखिक भी करता है, ठीक है ना। सभी के माध्यम से वो यहाँ पर संप्रेषण करता है। सूचना भी वो देता है, समाज को सूचना देता है, लोगों को सूचना देता है, ठीक है ना। जन संचार के माध्यम से वो सूचना देता है। तो सूचना यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। आपस में बातचीत भी करते हैं, गप्पे करते हैं, एक दूसरे के भावनाओं का भी ख्याल रखते हैं। आग्रह भी होता है, आग्रह में विज्ञापन आ जाता है, संप्रेषण का सबसे उज्ज्वलंत उदाहरण है, ठीक है ना। विज्ञापन के माध्यम से, खासतौर पे आजकल हम लोग टेलीविजन में देखते हैं, कोई भी मूवी और कोई कार्यक्रम देखने बैठ जाते हैं तो बहुत विज्ञापन, बहुत ब्रेक देता है। समाचार पत्रों में भी आजकल जो फर्स्ट पेज होता है वो हमारे विज्ञापन से ही लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये आग्रह होता है, ये लोग आग्रह कर रहे हैं, विज्ञापन करता हम लोगों से आग्रह कर रहा है, ग्राहकों से आग्रह कर रहा है कि आप उनके सामानों को खरीदे और लुभाने के प्रयास इसमें किए जाते हैं। मनोरंजन हो गया। अच्छा, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है और जो ये प्रेषक से यानी भेजने वाले से प्राप्तकर्ता तक पहुंचने वाले तक संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो भेजने वाले से पहुंचने वाले तक की जो बीच की एक प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, वही संप्रेषण कहलाती है। और संप्रेषण के 3 हिस्से होते हैं, यानी कि इसकी जो प्रक्रिया के 3 हिस्से होते हैं, एक प्रेषक होता है, एक संदेश होता है, एक प्राप्तकर्ता होता है। प्रेषक भेजने वाला, मैं ये वीडियो बना रही हूं तो मैं प्रेषक हो गई, मैं क्या बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, इसमें आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये संदेश हो गया और ये आपको मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो आप प्राप्तकर्ता हो जाएंगे। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो प्रेषक मैं हो गई, संदेश मेरा वीडियो हो गया, प्राप्तकर्ता आप लोग हो गए। तो ये हो गया संप्रेषण के 3 हिस्से हो गए, यानी कि प्रोसेस, एक प्रक्रिया क्या होती है संप्रेषण की, तो ये हो गया, ठीक है ना। और पत्र इसका सबसे उत्तम उदाहरण होता है। आप भाई को लिखते हैं तो भाई आप भेजने वाले होते हैं, आप प्रेषक हुए, भेजने वाले हुए। किसको लिखे, क्या लिखा उसमें आपने, जो भी लिखा, जो भी मैसेज दिया वो संदेश हो गया, जिसे मिला आपके भाई को मिला तो क्या हो गया, वो प्राप्तकर्ता हो गया। तो स्रोत क्या होता है, सोचने की प्रक्रिया, अनुभूत, निर्माण क्षमता, माध्यम, संदेश, सोचने की प्रक्रिया, अनुभूत क्षमता, यानी प्राप्तकर्ता। तो जो भेजता है, जिस माध्यम से भेजता है, यानी संदेश भेजता है, वो जिसको मिलता है, ये हो गया, इसके रूप हो गए, ठीक है ना। प्रोसेस एक प्रक्रिया हो गई। संप्रेषण प्रक्रिया के 9 तत्व होते हैं, 9 रूप शामिल होते हैं। स्रोत, जो भी हमने आपको बताया, क्षमता, फिर संदेश, फिर माध्यम, किसके माध्यम से क्या, जैसे स्रोत किस, कहां से उसने भेजा, फिर ये ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए, तीसरा ले लीजिए संदेश, क्या उसने लिखा, फिर किस माध्यम से भेजा, इंटरनेट से, ईमेल से भेजा या फिर डाक के माध्यम से भेजा, फिर किसे भेजा, यानी जिसे मिला तो वो प्राप्तकर्ता हो गया, फिर प्राप्तकर्ता को संदेश प्राप्ति हुई या नहीं हुई, फिर वो प्रतिक्रिया करता है, वो भी आपको क्या लिखता है, वो भी आपको तो पत्र लिखेगा ना, तो वही चीजें फिर शुरू से स्टार्ट हो जाती है, फिर संदर्भ हो जाता है, फीडबैक हो जाता है। तो ये इसके जो है क्या हो गए, इसके रूप हो गए संप्रेषण प्रक्रिया के। बहुत ही इजी है, ये बहुत ही इजी है संदेश प्रक्रिया आपका और संप्रेषण। मुझे इसमें नहीं लगता कि कुछ और मुझे समझाने की जरूरत है। आप संप्रेषण क्या होता है, कितनी तरह का होता है, ठीक है ना, और इसके माध्यम कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके रूप कौन कौन से, बस इतना याद कर लीजिए। संप्रेषण के किन्हीं 3 प्रयोजनों का उल्लेख किए जो भी ऊपर पढ़ के आए। संप्रेषण के किन्हीं 5
5 तत्वों का उल्लेख करिए। जस्ट अभी 9 तत्व ऊपर पढ़ के उनमें से 5 आप लिख दीजिए, ठीक है ना। संप्रेषण में प्रतिक्रिया का क्या महत्व होता है, फीडबैक का क्या महत्व होता है, तो बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए हमने अपने फैमिली में, अपने घर में किसी को लेटर लिखा, भाई बहन को लेटर लिखा, किसी को भी लेटर लिखा, उनका फीडबैक नहीं आया तो हम परेशान हो जाएंगे। हम कुछ जानना चाह रहे हैं उनसे कुछ हम पूछना चाह रहे हैं, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं ना, लेकिन जैसे उनकी प्रतिक्रिया, उनका जवाब आया तो मुझे तसल्ली मिल जाती है हमें कि हाँ वहां भी सब कुछ सकुशल है, या फिर नहीं है तो वो भी पता चल जाता है कि हाँ वहां पे सब कुछ सकुशल नहीं है। ओके, ठीक है। ये था आज का वीडियो, संप्रेषण के बारे में हमने देखा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।